आज हम लोग सेल टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नया चैप्टर आया वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो टर्म है ये दो तरह के टर्म है। एक तो सेल साइकिल है, दूसरा सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ध्यान दीजिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या हो सकता है डिफरेंस, इन सारी चीजों को समझेंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे। सेल साइकिल ही क्यों बोला गया, सेल डिवीजन क्यों नहीं बोला गया, सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल का नाम क्यों लिखा गया। इन सारे चीजों के पीछे चीज ये है कि सपोज करो, इसको जर्नी कह सकते हो। सपोज करो ये एक सेल है, ध्यान देना ये एक सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सभी की बात करेंगे। तो ये जो सेल है इसमें डिवीजन चलेगा, ठीक है, इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। इससे दो सेल बनेंगे। सेल जब डिवाइड करता है तो इससे दो सेल बनेंगे। इस दोनों सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डॉटर सेल। ये डॉटर सेल है। तो इस सेल का ये पेरेंटल सेल हो जाएंगे। पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल को हम लोग प्री एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं। इसे प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। तो आपको याद होगा कि आपने पढ़ा सेल का सेल थियोरी में, सेल थियोरी में, तो सेल थियोरी में एक जो पहले दिया गया था स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा, दूसरा जो टर्म दिया गया था रडल्फ वर्चो के द्वारा। तो स्लाइडेन एंड स्वान का जो था और रडल्फ वर्चो, इस दोनों में रडल्फ वर्चो का सबसे ज्यादा रोल है इसके बारे में कि ये जो सेल डिवीजन है ये कैसे आया। ये जो रडल्फ वर्चो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इनका स्टेटमेंट था सेल लिनिएज। सेल लिनिएज, और सेल लिनिएज कहता है कि एक जो सेल है वो सेल डिवाइड करेगी, ये सेल डिवाइड करेगी और दो सेल प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ही इधर हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सेल डिवीजन, और सेल साइकिल में पढ़ेंगे उसका डिटेल कि आखिर ये जो डिवीजन हुआ ये डिवीजन क्यों हुआ, वो इस सेल को डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। दूसरा, यदि ये डिवाइड कर ही रहा है तो उसके पीछे किस तरह के प्रोसीजर है, किस तरह से वो डिवाइड करेंगे, और भी कई तरह के उसमें इवेंट्स हो सकते हैं। उन सारे इवेंट्स को हम लोग समझेंगे। तो इसका नाम हो गया सेल साइकिल और सेल डिवीजन। अगला है, हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आगे बढ़ेंगे। तो समझते हैं पहले सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल साइकिल में एक्चुअली क्या है कि जब आपको एक चीज याद होगी कि जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, ऑब्वियसली सिंगल सेल के कोई भी, तो सिंगल सेल जो होते हैं वो डिवाइड करके दो नए सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है या उसके जो पेरेंटल सेल है वो तो फिर नए दो सेल में कन्वर्ट हो गए, वो नए दो सेल में कन्वर्ट हो गए। तो इससे ये होता है कि जो पहले के सेल है वो आगे दो नए सेल में कन्वर्ट हो गए। पुराने सेल तो बचा नहीं, अब तो फिर से वो नए होंगे, फिर वो नए वाले सेल फिर से डिवाइड करके फिर दो दो नए सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पुराने सेल तो चले गए, लेकिन ये जो पुराने सेल से नए सेल बने, जो ओल्ड या प्री एग्जिस्टिंग सेल है,
उससे जो नए सेल बने उसके बीच में किस तरह के इवेंट्स चला, उन सारे इवेंट्स को हम लोग नाम देंगे सेल साइकिल में। क्योंकि जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो वो नए सेल होंगे। अब फिर उस नए सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। वो नए सेल फिर से डिवीजन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। अब जैसे ही वो प्रिपेयर उसकी पूरी हो जाएगी, फाइनली वो क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। तो इससे ये हम लोग समझ में आ गई हम लोगों को कि सेल साइकिल में कोई भी न्यू सेल है वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद वो प्रिपरेशन करेगी डिवीजन के लिए। तो वो सारे चीजें की नीड पड़ेगी जो उसे डिवीजन में रिक्वायर होगी, उन सभी चीजों को क्या करेगा, वहां सिंथेसिस करेगा। इसीलिए इसका हम लोग डिफिनेशन इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये क्या है, द सीक्वेंस ऑफ events in which सेल, कोई भी सेल क्या करेगा, डुप्लीकेट इट्स जीनोम और मल्टीप्लाई करेगा एंड मल्टीप्लाई अदर materials and eventually divide into two equal daughter cells। समझ में आई बातें कि ये क्या है, सेल साइकिल जो है कई तरह के इवेंट्स के साथ बात हो रही है, इवेंट्स चलेगी यहाँ। तो वो भी इवेंट्स कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। जो इवेंट्स चल रही हैं वो सारे के सारे इवेंट्स एक सीक्वेंस में होना चाहिए। और उस दौरान जितने भी इवेंट्स चलेंगे उस दौरान क्या करेगा, सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। फिर जितने भी मटेरियल्स हैं उसे आगे नीड पड़ने वाली है, उन सारे मटेरियल्स को क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई कर लेगा और फाइनली वो डिवाइड हो जाएंगे दो इक्वल डॉटर सेल के रूप में। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को नाम दिया गया है सेल साइकिल। एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है, बहुत ही अच्छा टर्म है, उसके बारे में ही हम लोग एक्चुअली सीखेंगे। एनसीईआरटी बोलती है कि जो सेल साइकिल के इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स जो है ना जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो हम लोग कह सकते हैं सेल साइकिल इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, है ना। ये किस तरह के प्रोसेस है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसमें जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड की बात हो रही है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड की बात जो हो रही है, ये जेनेटिकली कंट्रोल क्या होगा, एक्चुअली में जो सेल है उसी सेल का अपना डीएनए होगा, उसी सेल का अपना डीएनए होगा। और उसी सेल के डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है, डिवीजन का इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन फॉर डिवीजन, नहीं, सेल को डिवाइड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, उसी डीएनए के पास है। तो यार यही डीएनए जो है अपने सेल को क्या करेगा, इस सेल को क्या करेगा, इस सेल को डिवाइड करना है कि नहीं करना है, उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। ये डीएनए अपने आप को डिवाइड होना है या नहीं होना है उसका भी कंट्रोल करेगा। यदि डिवाइड हो रहा है
या डिवाइड होना है तो वो डिवीजन के जितने भी इवेंट्स हैं उसको भी वही कंट्रोल करेगा। इसका मतलब कि ये डीएनए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, इसलिए क्योंकि डीएनए जो है सेल के अंदर के सारे कंटेंट को भी वो कंट्रोल करता है, चाहे वो प्रोटीन्स हो, एंजाइम्स हो, अदर जो इतने भी फंक्शंस हो सबको कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो इसीलिए ये डीएनए में जो बात होगी इसीलिए इसका नाम दे दिया गया जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। अब इस जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस में जो टर्म आती है, दो टर्म आती है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैसे होगा, एक्चुअली वो प्रोटीन्स हैं, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स हैं, कुछ खास तरह के एंजाइम्स है जो इस इवेंट्स को कंट्रोल करता है, सेल साइकिल के इवेंट्स को कंट्रोल करेगा। उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। यहाँ जो जेनेटिकली कंट्रोल सिस्टम है तो नीड पड़ेगा कंट्रोल के लिए जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस क्या है, सेल साइकिल। सेल साइकिल कैसा है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो नीड क्या पड़ेगी इसमें, नीड ऑफ मेनली जो हम लोग के लिए जरूरी है, मेनली एक साइक्लिन प्रोटीन का नाम है, साइक्लिन होगा। एक प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, और एक है एंजाइम, एंजाइम्स। प्रोटीन्स का नाम होगा यहां साइक्लिन और एंजाइम का नाम होगा साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इस तरह का है, प्रोटीन काइनेज। ये काइनेज, काइनेज आप जानते हैं एंजाइम्स का एक टाइप है काइनेज। तो साइक्लिन, अब ये साइक्लिन जो है ये आगे G1 साइक्लिन के नाम से जाना जाएगा। M साइक्लिन, ये M साइक्लिन के नाम से जाना जाएगा। G1 साइक्लिन और M साइक्लिन दो नाम हो गए। साइक्लिन जो प्रोटीन है वो किसके नाम से जाना जाएगा, G1 साइक्लिन, और एक आ जाएगा M साइक्लिन। और साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं CDC2 काइनेज, या इसी को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कैपिटल CDK काइनेज, या ऐसे भी लिख सकते हैं CDCK ऐसे भी लिख सकते हैं CDCK या CDC2K। तो ये हो गया CDC2 काइनेज, M साइक्लिन और G1 साइक्लिन। यहां समझेंगे ये जो G1 साइक्लिन है और M साइक्लिन है इसी का नाम पड़ जाता है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ये हो गया रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। आगे देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार 2017 में एक क्वेश्चन बना है उसको भी हम लोग सीखेंगे। पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या होने वाला है। सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या है भाई, सेल साइकिल में इवेंट्स होगा, इवेंट्स
या बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो मेनली जो दो तरह के इवेंट्स होंगे, मेनली इसमें दो तरह के इवेंट्स होंगे। एक का नाम दिया जाएगा इंटरफेज, एक का नाम दिया गया इंटरफेज और दूसरा का नाम दिया जाएगा एम फेज। दूसरा का नाम दिया गया एम फेज, एक का नाम दिया गया इंटरफेज और दूसरा का नाम दिया गया एम फेज। ये दोनों जो इवेंट्स है ये सीक्वेंस में है, तो इसका मतलब कि पहले ये घटनाएं होगी फिर वो चलेगी। तो फर्स्ट में ये आएगा और सेकंड में ये आएगा, तो ये ऑर्डर हो गया। आप इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फर्स्ट फेज चलेगा इंटरफेज, दूसरा चलेगा हमारे पास एम फेज। नाम देखते हैं इसका क्या है। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, मेनली इसे प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। और एम फेज को डिवीजन फेज बोला जाता है। इसको डिवीजन फेज के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कि इंटर फेज में डिवीजन नहीं होगा, एम फेज में डिवीजन होगा। एक्चुअली में डिवीजन कहां हो रहा है, एम फेज में। एम का डिवीजन फेज को एक और नाम दिया जाता है मोस्ट ड्रामेटिकली एक्टिव फेज। यह है मोस्ट ड्रामेटिकली एक्टिव फेज। यहाँ ड्रामेटिकली से टर्म ये हम लोग समझ सकते हैं कि मेनली यहाँ क्या होगा, डिवीजन होगा। यहाँ मेनली उसका डिवीजन होगा, चाहे वो न्यूक्लियस का डिवीजन हो, न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट का डिवीजन हो, या पूरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो। तो ये इसीलिए इसमें ड्रामेटिकली कहा जाता है। यहाँ प्रिपरेशन करना है। याद कीजिए, हम लोग किसी भी इवेंट्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं। सपोज करो कि किसी की बर्थडे है, उस बर्थडे के हम लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले से प्रिपरेशन करते हैं। उसके दौरान हमें जिस भी चीज की नीड होती है वो सारे चीज हम लोग इकट्ठा करते हैं और फाइनली बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम लोग कहाँ दे देते हैं, प्रिपरेशन में, क्योंकि जो इवेंट्स होने वाली है उसके लिए हम लोग पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। इस जो प्रिपरेशन है उसमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक्चुअली में जो बर्थडे है, आपने केक लाया, उसको इस तरह से काटा, तो केक को जैसे हम लोग काटते हैं तो उसमें कितने समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जितने भी तैयारियां कर रहे हैं वो उसमें ज्यादा समय लगता है। तो ये दो इवेंट्स हो गया। इस दोनों का जो ऑर्डर होगा कैसा होगा, पहले चलेगा इंटरफेज, इसके बाद चलता है एम फेज। पहले चला इंटरफेज, फिर चला एम फेज। तो फर्स्ट फेज हो गया, पहले ये ही चलेगा तब जाकर ये चलेगा। अब देखो इंटरफेज में आगे हम लोग समझते हैं। इंटरफेज इंटरफेज में ज्यादा से ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें ज्यादा समय चाहिए, हमें ज्यादा टाइम चाहिए किसी भी इवेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमें उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें ज्यादा समय चाहिए, तो ज्यादा समय चाहिए। आप ऐसे ही देखो ना, यदि आप 11th में हो, 12 में जाओगे, फिर आप या तो आप टारगेट में हैं तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो नीट की तैयारी करने के लिए नीट के जो एग्जाम का डेट है उस दिन आप नीट के पेपर देने बैठोगे, और वो 3 घंटे 3.25 घंटे की पेपर होती है। उसके प्रिपरेशन के लिए आपको कितना समय दिया गया है, 1 ईयर। यदि 2 साल के बच्चे हैं वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं,
इसका मतलब कि प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा समय चाहिए उस इवेंट्स को क्रैक करने के लिए। तो वैसा ही सेल जो है वो अपने इवेंट्स को, जितने भी इवेंट्स उसमें हो रही है उसके लिए वो ज़्यादा समय लेता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि जो इंटरफेज है इसमें प्रिपरेशन होगा तो समय ज़्यादा चाहिए। ये क्या होगा, इसमें मोर देन 95% ड्यूरेशन, इसको क्या चाहिए 95% ड्यूरेशन, जितना टाइम चाहिए एक सेल को डिवाइड करने में उसमें से ज्यादा समय कहाँ लग जाएगा, इंटरफेज में। अच्छा, इसमें किसी भी तरह के ड्रामेटिक इवेंट्स नहीं हो रहा है, मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसे रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, इसे रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं हुआ कि ये चुपचाप आराम से बैठ बैठ के आराम कर रहा है, भाई तैयारी में लगा हुआ है, वो डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन वो तैयारी में लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम दे सकते हैं हम लोग रेस्टिंग फेज। इंटरफेज में 95% से ज्यादा समय लग रहा है भाई, तो ये रेस्टिंग फेज भी कहलाता है, ये रेस्टिंग फेज भी कहलाता है। दूसरी बात, लेकिन अब तैयारी ही करनी है तो क्या क्या तैयारी कर सकते हो, एक एग्जांपल समझते हैं पहले इसका समरी। सपोज करो सेल है, उस सेल की डिवीजन होनी है, तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जब सेल बनती है तो एक सेल से जब दो नए सेल बनेंगे तो वो दोनों नए सेल भी अपने पेरेंट के जैसा होगा। यदि नए सेल जो पेरेंट के जैसा होता है, इसका मतलब कि पेरेंट में जितने कंटेंट थे वो सारे के सारे कंटेंट पहले डबल हो जाएगा, फिर उसके डिवीजन होने से दोनों सेल में इक्वल इक्वल अमाउंट में चला जाएगा सारे कंटेंट। तो इससे क्या हुआ कि जो पेरेंट में जितने कंटेंट थे उस दोनों नए सेल में उतना ही कंटेंट चला जाएगा, तो इसीलिए इंटरफेज की जरूरत पड़ेगी। अब इंटरफेज को फर्दर हम लोग 3 इवेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे इवेंट्स है, ये 3 इवेंट्स में हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं इसमें भाई, एक का नाम देते हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज 1, एक का नाम देते हैं एस फेज, फिर बोलते हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज 2। मीन्स कि सेल क्या करेगा, ग्रोथ करते रहेगा, इसमें भी ग्रोथ होते रहेगा, अर्थात कि इंटरफेज के दौरान सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहता है, सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहेगा, इसीलिए इसे हम लोग पहला फेज बोलते हैं कि ग्रोथ 1 फेज। इसे शॉर्ट में लिखें तो इसे G1 फेज भी बोलते हैं, इसे G1 फेज भी बोलते हैं। एस फेज का जो मीनिंग होगा वो सिंथेटिक, सिंथेटिक फेज इसको बोलते हैं। ये जो सिंथेसिस टर्म आया है ये एक्चुअली में डीएनए के सिंथेसिस से आया है, इसीलिए इसे सिंथेटिक फेज बोलते हैं। और ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ फेज 2 को G2 फेज भी बोलते हैं, इसको G2 फेज बोलते हैं। तो समझिए इंटरफेज में 95% से ज्यादा समय लग रहा है और वह टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 3 छोटे छोटे इवेंट्स में, ये 3 छोटे छोटे इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 3 छोटे छोटे इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो वो जो 95% टाइम का ड्यूरेशन हम लोग लेके चले तो कुछ टाइम ग्रोथ फेज में लगेगा, फिर एस फेज में लगेगा और G1 फेज में लगेगा। तो यहाँ अभी इसका ऑर्डर समझे, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फेजेज हैं ये पहले कौन चलेगा, तो पहले चलेगा G1 फेज, फिर चलेगा एस फेज, फिर चलेगा G2 फेज, इस तरह से ये ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर के बाद यदि हम बात करें कि इसमें से सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, तो टाइम ड्यूरेशन,
यदि हम लोग टाइम ड्यूरेशन ऑर्डर की बात करें, टाइम ड्यूरेशन ऑर्डर की बात करें तो G1 बेचारा सबसे ज्यादा समय लेगा, फिर S लेगा, फिर जाकर G2 लेगा। इस तरीके से ये टाइम ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप कि G1 को समय ज्यादा चाहिए, S को भी चाहिए, फिर G2 को चाहिए। मीन्स कि G2 को सबसे कम समय चाहिए, फिर S को, और सबसे ज्यादा G2 को चाहिए। तो इस तरह से टाइम ड्यूरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन में आप समझ गए कि इंटरफेस को ज्यादा समय लग रहा है और उस दौरान G1, S और G2 नाम का छोटे छोटे इवेंट्स चलेंगे। अब सोचो, ये जो इवेंट्स हैं, यदि इसको हम लोग एक सर्किल से समझे, जैसे मान के चलो कि ये एक सेल है, इसके इवेंट्स की बात करें तो यहाँ सेंटर मान लो, और ये रहा इसका, ठीक है। इसको इस तरह से बांट दो, फिर इसको इस तरह से बांट दो, और फिर इसको इस तरह से बांट दो, है ना। इसका नाम दे दो G1, इसका S और इसका G2 नाम दे दो, है ना। इस तरह से इसको बांट देते हैं। ये M फेज आ जाएगा। M फेज में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उसको इस तरह से हम लोग बांट लेंगे, है ना। फिर उसके बाद एक और फेज होता है जहां की सेल कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है, उसको भी हम लोग इस तरह से यहाँ एक नया फेज हो जाएगा, है ना। इसका नाम होता है प्रोफेज, इसको बोलते हैं मेटाफेज, इसको बोलते हैं एनाफेज, इसको बोलते हैं टीलोफेज, और ये है साइटोकाइनेसिस। ये है साइटोकाइनेसिस, मतलब कि यहाँ सेल क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल इवेंट्स जो हो गया, ये हो गया एम फेज। ये टोटल इवेंट्स एम फेज हो गया। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, चलो। और यहां से लेकर यहां तक का जो फेज हो गया, ये हो गया हमारा इंटरफेस, ये हो गया इंटरफेस, ये हो गया इंटरफेस। इस इंटरफेज में G1 फेज चला। एक चीज आप ध्यान देना कि G1 फेज से एक फेज जो होता है उसको G0 फेज बोला जाता है, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। इसको नाम दिया गया है G0 फेज। कई बार बहुत जगह पे बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, इसे G0 पढ़ते हैं, तो इसे G0 नहीं पढ़ना है। ये एक्चुअली में G0 फेज होता है, जिसे क्वोशेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्वोशेंट स्टेज बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये जो G0 फेज है वो कहां से एग्जिट हो रहा है, इसको आप एग्जिट बोल सकते हो।
एनसीईआरटी लिखती है कि G0 फेज एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। यदि इसको इंटर फिर से करना होगा तो वो यहीं G1 में ही इंटर करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है। तो G1 से ये निकल के G0 फेज में चला जाएगा। G0 फेज का मेन मकसद क्या था कि कोशिका या जो भी सेल्स हैं उसकी जो डिवीजन होनी है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो डिवाइड ही करे। सपोज करो कि कुछ ऐसे भी सेल है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, जैसे हमारे हार्ट सेल, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन सेल, ये डिवाइड नहीं करते हैं, तो परमानेंटली कहाँ फिट हो जाएंगे? G0 फेज में। कुछ और भी सेल्स हैं जो ओकेजनली डिवाइड करेंगे, अभी उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं डिवाइड करने की, तो वो कंटिन्यूस डिवाइड तो करते नहीं रहेगा। आप याद करो कि यदि कोई भी सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेगा, उसकी ग्रोथ होते रहेगी, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इन्फिनाइट ग्रोथ जब होने लगेगा सेल का, तो उस कंडीशन को हम लोग बाद में क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। क्योंकि भाई वो इरेगुलेट हो जाता है, उसका जो ग्रोथ का कंट्रोल है वो खत्म हो जाती है, वो कंटिन्यूस डिवाइड करते चला जाता है। तो सेल जब कंटिन्यूस डिवाइड करते चला जाएगा तो ट्यूमर क्रिएट करेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सेल को नीड पड़ती है वो G0 फेज में जाने के लिए, ताकि उसकी डिवीजन अभी नहीं हो। हाँ, जिसकी नीड है हमेशा वो इस तरह के फेज में वो चलते रहेगा। तो ये जो फेज निकलेगा G1 से S में जाएगा, फिर S से G2 में जाएगा, फिर G2 से इसमें इंटर करेगा, G2 से M में इंटर करेगा, G2 से M में इंटर करेगा। अब यहाँ आप याद कर सकते हो इसके बारे में कि G1 फेज का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है। G1 फेज ग्रोथ है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ क्या होगा भाई? ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोथ चला, इसमें ग्रोथ होना है तो ग्रोथ हो रहा है। आप कह सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली है सेल के अंदर के, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनली, कुछ बड़े ऑर्गेनली को छोड़कर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या इस तरह के चीजों को छोड़ दिया जाए तो वो मैक्सिमम सारे छोटे छोटे ऑर्गेनली कहाँ डुप्लीकेट हो जाएगा? G1 फेज में। तो भाई G1 के बाद S में जाना है सेल को, तो सेल को S में, S के मतलब आप जानते हैं कि सिंथेसिस होता है, तो डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो एक कॉपी ऑफ डीएनए है तो उसका एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो आप पता है, यदि आप पढ़े होंगे पहले, तो जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होने में नीड होती है क्या चीज का? न्यूक्लियोटाइड की। और वहाँ हाईली डिमांड होता है एनर्जी की। तो एनर्जी कहाँ चाहिए हमें? उसके सिंथेसिस के लिए एनर्जी का भी फॉर्मेशन करना पड़ेगा G1 में। वहाँ यदि नीड पड़ रही है न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाले जो स्ट्रक्चर है उन सब का क्या यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस, यहाँ एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। और भी बहुत सारे प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ जो रिक्वायर पड़ेगी, एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एंजाइम्स बनाने वाले एमाइनो एसिड्स एंड अदर कंटेंट्स मल्टीप्लाई होगा, नहीं, और भी सारे चीजें का यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और भी आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस एक समरी हम लोग तैयार कर रहे हैं। आइए अब एस फेज की बात करें। एस फेज का नाम है सिंथेसिस होगा। किसका किसका सिंथेसिस होगा भाई? सिंथेसिस होगा। तो सिंथेसिस होगा क्या? डीएनए का। डीएनए का सिंथेसिस होगा, मीन्स क्या? ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का क्या होगा? यहाँ रेप्लिकेशन होगा। तो आप याद करो कि अभी इस सेल में कितनी कैसी क्रोमोसोम्स था? ऐसा क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में हमें पता है कि इसमें एक कॉपी है डीएनए की, एक कॉपी है डीएनए की। अब ये सेल क्या करेगा? इसी डीएनए को ना डबल करेगा। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि
एक कॉपी ऑफ डीएनए है तो इसका दूसरा कॉपी ऑफ डीएनए तैयार करना है, तो ये डीएनए तैयार होगा। तो जब डीएनए तैयार होगा, पहले हम लोग डीएनए ही तैयार कर लेते हैं। दो डीएनए बन गया, डीएनए के दो कॉपी हो गया, तो इसीलिए यहां जो टर्म आएगा वो आ जाएगा इस तरह का। यहां जो अब क्रोमेटिड दिखेगा ये इस तरह का दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। आपने जब न्यूक्लियस पढ़ा था उस समय किस तरह से क्रोमेटिड बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमेटिड कैसे बनता है, फिर क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो ये क्रोमेटिड है और यहाँ इसके बीच में सेंट्रोमियर है। यहाँ क्या है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ सेंट्रोमियर है। अब याद करो आप, यहाँ एक ही क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर भी एक है, नहीं, वन सेंट्रोमियर और वन क्रोमेटिड। जब यहाँ एक ही सेंट्रोमियर एक क्रोमेटिड है तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है। अब यहां याद करो, यहां कितने क्रोमेटिड हो गया, दो क्रोमेटिड हो गया। यहां कितने क्रोमेटिड हो गया, टू क्रोमेटिड हो गया। ये दो क्रोमेटिड है लेकिन सेंट्रोमियर कितने हैं, एक है। सेंट्रोमियर एक है। आप याद करो, पिछले न्यूक्लियस में हम लोग समझे थे कि जब किसी भी क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड जितना रहेगा उतना उसका हम लोग क्रोमोसोम्स बोलेंगे। याद करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जितना सेंट्रोमियर का नंबर होगा उतना ही क्रोमोसोम्स कहलाएगा। आप यहां गलती से नहीं बोल सकते हो कि ये दो क्रोमोसोम है, यहां गलती से नहीं बोल सकते क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है। सेंट्रोमियर एक होने से ये जो दो क्रोमेटिड का क्रोमोसोम दिख रहा है वो एक ही हो गया। अब सोचो, ये दोनों क्रोमेटिड जो है ये आपस में अभी क्या हुआ है, चिपका हुआ है। दोनों क्रोमेटिड आपस में चिपका हुआ है, अलग नहीं है, इसीलिए तो इसे सिंगल ही बोल रहे हैं, अलग नहीं है। ये दोनों अलग ही नहीं है और इस दोनों को चिपकाने के लिए मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं कोहेसिन प्रोटीन। आगे अभी हम लोग उसके चर्चा करेंगे। कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन एक्चुअली मल्टीपल प्रोटीन है, उसमें मल्टी प्रोटीन लगा हुआ, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन का। तो वो एक कोहेसिन है जो इस दोनों क्रोमोसोम्स को, ये जो दोनों क्रोमेटिड है, जो दोनों डीएनए है, उस दोनों को क्या करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है, दोनों को सेपरेट होने से रोक के रखा हुआ है अभी। वो याद रखना, अभी कोहेसिन नाम का प्रोटीन है। तो इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। डीएनए के सिंथेसिस के अलावा आगे हम लोग बढ़े एस फेज में। यहाँ क्या हो गया, डीएनए का सिंथेसिस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन में आप देख लिया कि एक ही क्रोमोसोम्स था, इससे दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम्स बन गया, दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम्स बन गया, और इसमें जो डीएनए था वो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ डबल ना हो गया भाई। एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ सपोज करो अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ डीएनए, एनसीईआरटी लिखती है कि यदि इस कंडीशन में सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है तो यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए 2C लेते हैं, तो यहाँ रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन के बाद अब अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, तो 4C हो गया, डबल हो गया, क्योंकि इस एक क्रोमेटिड में 2C अमाउंट है डीएनए का, तो यहाँ दो क्रोमेटिड ना हो गया जी, तो दो क्रोमेटिड हो गया तो इसमें भी उसका अमाउंट डबल हो गया, तो 4C हो गया। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करो,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ इंक्रीज नहीं किया, एक्चुअली में एक ही क्रोमेटिड और एक ही सेंट्रोमियर होने की वजह से एक सिंगल क्रोमोसोम कहलाया। यहाँ भले ही 2 क्रोमेटिड है लेकिन सेंट्रोमियर यहाँ एक ही है, इस वजह से इसको नाम दिया गया सिंगल क्रोमोसोम का। ये एक चीज हम लोग को समझ में आया कि एस फेज में डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। दूसरी बात है एनिमल सेल की जब बात करोगे तो एनिमल सेल के डिवीजन जब होता है तो एनिमल सेल के डिवीजन में सेंट्रियोल्स का रोल है। आप आपको याद होगा कि जब आपने पढ़ा सेंट्रियोल्स या सेल में जो पढ़ा था, तो सेंट्रियोल्स का रोल क्या होता है, इस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये स्पिंडल फाइबर तभी बनेगा जब वो वहाँ सेंट्रियोल्स होंगे। खैर प्लांट सेल में कुछ अलग कंडीशन है बट एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ सेंट्रोमियर सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। इसका क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। याद करो इस तरह का 2 सिलेंडर रहता है, आपस में परपेंडिकुलर रहता है, ये यहाँ से क्या करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, राइट एंगल पर रहता है, तो इसको हम लोग सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम भी बोलते हैं इस तरह का। अब यहाँ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। याद करो आप जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तो रेप्लिकेशन होने के बाद फिर वो क्रोमोसोम बनेंगे। डीएनए जब क्रोमोसोम बनता है तो आपको याद है कंडेंसेशन होना होता है, तो कंडेंसेशन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ होगा। एक्चुअली में हिस्टोन प्रोटीन को बनाने वाले एमाइनो एसिड बन चुका है G1 फेज में, तो यहाँ उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हिस्टोन फॉर्मेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है ये कहां होगा, इन साइटोसोल। ये साइटोसोल में चलेगा, न्यूक्लियस में नहीं चल रहा है। अब ये साइटोसोल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ये एस फेज की कहानी तक, ग्रोथ अभी चल ही रहा है। आगे हम लोग बढ़े। अब G2 था, G2 फेज, ये यहां भी ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहेगा, ग्रोथ चलते रहेगा, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, याद रखना ग्रोथ चलते रहेगा। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनली था, लार्जर ऑर्गेनली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या करेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इस सब का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। यहां इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, इस सब का डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसके अलावा अभी यहां और भी आरएनए भी बनेंगे। यहां देखो पीछे यदि चलोगे आप, यहां आरएनए का फॉर्मेशन लिख सकते हो। आरएनए फॉर्मेशन क्यों भाई, आरएनए के फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि जब आरएनए बनेगी तभी तो ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी तभी तो एमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएगा, तभी तो एंजाइम्स बनेंगे। तो इसलिए आरएनए भी यहाँ बन रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि वहां नहीं लिखे हैं तो वहां नहीं बनेगा। आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए सिंथेसिस। अब यहाँ फिर आरएनए क्यों सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि अब जो सेल है वो G2 से निकल के कहाँ इंटर करेगा, G2 से निकल के वो M फेज में जाएगा और फाइनली वहां उसका डिवीजन होना है। तो उसके लिए और भी जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, वो सब यहाँ बनेगा। आरएनए बना लिया, एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा यहाँ। इस तरह से ये सारे चीजें, एंजाइम्स भी बनेंगे यहाँ, एंजाइम्स, ये सब क्या बन जा रहा है, G2 में ये सब हो रहा है। आगे बढ़े। अब आ जाएगा M फेज।
एम फेज क्या है? डिवीजन फेज है। इसका डिटेल आगे हम लोग पढ़ाएंगे। अभी जो चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं उसको बस ये ब्रीफ लेके आगे हम लोग उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो डिवीजन फेज है। डिवीजन फेज में क्या होगा? इसमें दो छोटे छोटे इवेंट्स हैं। डिवीजन में दो इवेंट्स होंगे। एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को और भी नाम दिया जाता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवीजन में और भी छोटे छोटे इवेंट्स हो जाते हैं, जिस आगे हम लोग लिखे थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, है ना। इतने सारे इवेंट्स हो जाते हैं, 1 2 3 और 4 इवेंट्स इसमें हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में जो है ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना होता है। तो हम यहाँ ये चीज जान सकते हैं कि एनिमल सेल में कैसे होगा और प्लांट सेल में कैसे होगा। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में फरों का फॉर्मेशन होगा, इसमें फरों का फॉर्मेशन होगा और इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। डायरेक्शन जो कैसा होगा? फरो जो बनेगा ये अंदर की तरफ जाएगा, नहीं जैसे ये सेल है और सेल के दोनों पेरिफेरी जो है दोनों साइड से इस तरह से अंदर की तरफ इंटर करते जाएगा और एक ग्रूव का फॉर्मेशन होते जाएगा, अंदर धंसते चला जाएगा और इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा, पिंच ऑफ होके दो अलग नए सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। और इसमें क्या होता है? प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सपोज करो ये एक कमरा है, इसका हम लोग पार्टीशन करना होगा, तो आप क्या सिंपल कर सकते हैं, ईंटें लाओ और सीमेंट वालों गिट्टी मिला के उसको आप दीवार खींचना शुरू करते हो। तो मन है तो आप बीच से उसको पेरीफेरी की तरफ ले जाओ। तो इसीलिए ये किस तरह से काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल जाएगा सेंटर से पेरीफेरी की तरफ और ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, इस तरह से इसमें फरो का फॉर्मेशन होगा। तो ये काम हो रहा है कहाँ? एम फेज में। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, फिर पीछे चलते हैं, स्लाइड खोल लेकर। आइए यहां, अब देखिए आप याद कीजिए, G1 फेज से निकल के कहां जा रहा है? G1 फेज से निकल के S फेज में जाएगा सेल, S फेज से निकल के G2 में जाएगा, G2 से निकल के M में जाएगा। अब इस दौरान सेल को कंट्रोल करने के लिए बहुत तरह के मैकेनिज्म है। G1 से S में जाने के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म होगा। मीन्स क्या कि जो सेल है उसको डिवाइड करना है या नहीं करना है। यदि करना है तो आगे वो सेल साइकिल को कंटिन्यू रखेगा, यदि सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो तो पहले वो सेल G1 फेज से बाहर एग्जिट होकर चला जाएगा क्वोशेंट स्टेज में, जिसे हम लोग G0 फेज बोलते हैं। क्वोशेंट स्टेज में चला जाएगा जिसे G0 फेज बोलते हैं। अब ये G0 फेज जो है
वो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। वहाँ सेल केवल उतना ही मेटाबॉलिकली एनर्जाइज रहता है जितना उसको जिंदा रहना होता है, फंक्शन करना रहता है। बाद बाकी उसमें ना ही एक्सट्रीम ग्रोथ होती है, ना ही वहाँ डिवीजन होती है, इस तरह की कोई भी एक्शन वहाँ नहीं चलता है। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं G1 से S में जाएगा, फिर S से G2 में जाएगा और G2 से M में जाएगा। इस दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करता है कि वो डिवीजन करना है या नहीं करना है। आइए, इसको बोलते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल हम लोग दूसरे स्लाइड में देखते हैं।